बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू सी। तो सी क्या चीज़ होती है? बेसिकली सी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एटी एंड टी टी बेल्स लेबोरेटरी में, जिसमें जो कि यूएसए में है, 1972 में इसको डेवलप किया गया, इसको डिज़ाइन किया गया। और इसको किसने लिखा था? इसको डेनिस रिची ने लिखा था। और ये इन दी लेट 70s में जो है वो सी लैंग्वेज का बकायदा आगाज हुआ। सी लैंग्वेज ने पुरानी लैंग्वेज जिसको पीएल आई भी कहते हैं, एएल जीओएल भी कहते हैं, इसको रिप्लेस किया। अब सी लैंग्वेज आपके पास जब प्रोग्रामिंग में आई तो इससे हमारे काफ़ी सारे मसले मसाइल हल हो गए। और हमने सी लैंग्वेज में काफ़ी सारी चीज़ों को आसान हो गया हमारे पास। कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना जो है वो काफ़ी सारा इसमें आसान कर दिया। ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिक आपके पास सी के बारे में मैंने कुछ आपको इंट्रोडक्शन दिया कि बेसिकली सी लैंग्वेज क्या होती है। तो सी से ही आगे मुख्तलिफ लैंग्वेज बनी, इसमें सी प्लस प्लस आ गई, सी शार्प आ गई, जावा आ गई, और जितनी लैंग्वेजेस थी वो सी से ही आगे बनी है। ठीक है ना? तो हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था डिबगर क्या होता है, और हमने इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें देखी थी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए जो कि चीज़ें ज़रूरत होती हैं। और फिर हमने क्या कहा था कि ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बना देती है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आईडीई। ठीक है जी। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था, करके यस सर। आप लोग करके लाए। मैं यस लेक्चर सर। मैं लेक्चर के एंड में वो देखूंगा आपसे। ठीक है, कैमरे खुलवा के देखूंगा जो आपको मैंने होमवर्क भेजा है। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपने बेसिक स्टेप्स क्या क्या देखने हैं। ये देखें, ये आपके पास एक चार्ट ओपन हुआ हुआ है। आपको ये चार्ट नजर आ रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि यार, एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बेसिक चीजों से बताता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज मैं इंग्लिश लैंग्वेज से एग्जांपल देता हूँ सी लैंग्वेज की। तो देखो, इंग्लिश लैंग्वेज हम क्यों सीखते हैं? मतलब एक हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है क्लासिकल मेथड की, यानी पुराने जमाने की। उसमें काफी सारे वर्ड्स जो हैं वो रिफॉर्म नहीं हुए हुए, वो पुराने जमाने के वर्ड्स हैं। अब जो इंग्लिश लैंग्वेज आजकल यूज हो रही है वो काफी रिफॉर्म फॉर्म में यूज हो रही है। तो इसमें बड़ा डिफरेंस है। इसी तरीके से सी लैंग्वेज की जो पिछली फॉर्म्स थी वो इतनी रिफॉर्म नहीं थी। तो अब जो सी लैंग्वेज हमारे पास है वो बड़ी रिफॉर्म फॉर्म में है। तो अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस would be combined later on to form a program। तो प्रोग्राम आपके पास कैसे बनता है? प्रोग्राम होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है? जैसे एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है, जैसे मैं आप लोगों को कहूं कि ऐड टू नंबर्स, तो ये एक इंस्ट्रक्शन है। मैं आपसे कहूं कि गेट नंबर फ्रॉम यूजर, ठीक है ना, तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। तो इसलिए इस तरह की काफी सारी इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप अगर बन जाए तो उसको कहा जाता है कि ये आपके पास एक प्रोग्राम बन गया है। ठीक है ना? तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाता है? ये आपके पास कहलाता है एक प्रोग्राम। तो देखो जी, स्टेप्स क्या क्या होते हैं कि अगर हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए क्या क्या बुनियादी चीजों को की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें अल्फाबेट्स आने चाहिए, यानी हमें ए बी सी डी ई एफ जी वगैरह ये सब हमें पता होनी चाहिए। 26 के 27 और सॉरी 26 अल्फाबेट्स हमें याद होने चाहिए, तभी हम लोग इस लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो ये बुनियादी चीजें हैं। दूसरा क्या होता है कि उन अल्फाबेट से वर्ड कैसे बनता है, एक वर्ड कैसे बनाया जाता है अल्फाबेट से, क्या तरतीब रखते हैं वर्ड बनाने की, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। फिर वर्ड से सेंटेंस कैसे बनता है, और फिर सेंटेंस से आपके पास पूरा पैराग्राफ कैसे बनता है। तो ये स्टेप्स आपके पास किसके हैं? इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के क्या क्या स्टेप्स हैं? अल्फाबेट्स, अल्फाबेट से वर्ड्स, वर्ड से आपके पास सेंटेंस, सेंटेंस से आपके पास पैराग्राफ। तो यहां तक तो अब आप लोगों को मेरी बात समझ आ चुकी होगी। अगली चीज आपके पास क्या है कि अब हम चलते हैं, क्या ये देखते हैं कि सी लैंग्वेज में कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। अब ये स्टेप्स आपने जरूर अपने पास नोट कर लेने हैं, लिख लेने हैं,
ताकि आप लोगों को मसला ना हो। ये वाले स्टेप्स आपने इसका इस तरह का चार्ट बना लेना है। ये नजर आ रहा है आप लोगों को इस वक्त? तो ये स्टेप्स आप काइंडली अपने पास नोट कर यस लें, सर। ठीक है ना। क्या क्या स्टेप्स हैं सी लैंग्वेज को सीखने के? पहला स्टेप आपके पास ये है कि अल्फाबेट डिजिट्स, यानी कि सिस्टम सिंबल्स क्या होंगे सी लैंग्वेज के अंदर, को खास किस्म के ऐसे कौन से अल्फाबेट्स हैं जिसको हमने यूज करना होगा। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एक हैश भी यूज हो रहा था कहीं पे स्टार्ट में, ठीक है ना। उसके अलावा हमने देखा था कि इस तरह का एक निशान यूज हो रहा था, ये इस तरह की ब्रैकेट यूज हो रही थी। उसके सर बाद हेडर हमने जो फाइल। है आपके पास हेडर फाइल, देखो वो तो पूरा वर्ड बन गया ना। मैं सिर्फ एक यस, अल्फाबेट की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे वर्ड्स, यानी स्टेप देखने ना कौन कौन से स्टेप पता हो। तो ये हमें ये वाले जैसे सर निशान तो डॉट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला स्टेप क्या, हमें ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या चीज होते हैं, ठीक है ना। यानी कांस्टेंट कैसे बनता है और वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है ना। और इनके कीवर्ड्स क्या होंगे, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कीवर्ड्स क्या होंगे। इसके बाद आपके पास अगली चीज क्या आ जाती है, इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपके पास उन कांस्टेंट कीवर्ड्स और अल्फाबेट से मिलके क्या इंस्ट्रक्शन बनी है। तो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं प्रोग्राम। तो a computer program is just a collection of instructions that is necessary to solve a specific problem. तो हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक कलेक्शन की फॉर्म में क्यों लिखते हैं, एक पूरे सीक्वेंस की फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। क्लियर है मेरी बात यहां तक कि नहीं? यस सर। कोई मसला मसाइल? बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, जबरदस्त। तो अब आप लोग के पास अगली चीज क्या यहाँ पे आ जाती है। एक मिनट में देख लूं चैट में क्या कोई लिख रहे हैं, ठीक है, नो सर। ठीक है, आप लोग का माइक नहीं चलते, जो बच्चे चैट में लिखते हैं काइंडली माइक पे बताया करो, क्यों शर्म आती है बोलने में। अच्छा जी, चलो अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। फिर मैसेज, यस, अच्छा शर्म आती है। अच्छा देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा अब तक। हमने सबसे पहले हमने पढ़ा एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम कैसे बनता है, एल्गोरिदम डिजाइन करना सीखा। एल्गोरिदम के बाद हमने फ्लो चार्ट सीखा, कि फ्लो चार्ट किस तरह से बनता है। यानी एल्गोरिदम हमारे पास बेसिकली स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को देखते हुए हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है ना। और उस फ्लो चार्ट की मदद से फिर हम आगे पूरा कोड लिखते हैं। अब तीसरा स्टेप हम किस पे जा रहे हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। तो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें आपने क्या क्या चीजें करनी है, सबसे पहले आपने उसका एल्गोरिदम लिखना है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसका फ्लो चार्ट बनाना है। उसके बाद तीसरा स्टेप आपके पास क्या होगा कि अब आपने इसकी अब कोडिंग करनी है। क्लियर है मेरी बात कि नहीं? यस सर। यहाँ पे कोई चीज क्लियर? यस सर, क्लियर है। अच्छा, तो हमारे पास जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हमारे पास लैंग्वेजेस दो तरह की होती हैं, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, मशीन लेवल की या असेंबली लेवल लैंग्वेज कहलाती है। इसमें आपके पास क्या होता है कि मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है कंप्यूटर में, वो ओनली अंडरस्टैंड होती है डिजिटल नंबर्स पे बेस करती है। डिजिटल नंबर आपके पास क्या होते हैं, 0 1, क्या होते हैं डिजिटल नंबर, 0 1, बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन लिखी है, यहाँ से यहाँ तक जरा इसको नोट कर लो डेफिनेशन को, यहाँ तक इसको नोट करो, लो लेवल से लेके 0 1 तक, जल्दी से शाबाश।
नोट कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. वेरी वेरी वेल डन। ठीक है जी। अच्छा, अभी असेंबली लैंग्वेज तो समझ आ गई। अब हम देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। ये मैंने आपको पहले भी चीजें पढ़ाई हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? दीज लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट, मींस इट इज पोर्टेबल। द लैंग्वेज इन दिस कैटेगरी इज पास्कल, कोबाल, फोर्ट्रेन। हाई लेवल लैंग्वेज आर अंडरस्टूड बाय द मशीन। ठीक है जी। सो इट नीड टू बी ट्रांसलेट बाय ट्रांसलेटर इनटू अ मशीन लेवल। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन लेवल, ठीक है जी, एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक है ना। इन मशीन लेवल लैंग्वेज ओनली अंडरस्टैंडेबल डिजिटल नंबर। और यहाँ पे हम क्या पढ़े हैं कि दीज लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट, मीन्स। अच्छा, यहाँ पे अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है कि जो मशीन को समझ ना आए। क्या बात है भाई? मशीन को समझ ना आए। ये हाई लेवल लैंग्वेज किस में कन्वर्ट होती है? मशीन लेवल लैंग्वेज में, जिसको हम कहते हैं लो लेवल में। तो क्या चीज होती है? हाई लेवल हम करते हैं जो हमें समझ आती है, फिर हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है ना। और हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं उसको? तीन तीन चीजों से कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर से करते हैं, इंटरप्रेटर से करते हैं, या असेंबलर से करते हैं। क्लियर है? मैंने ये आपको लास्ट क्लास में बताया था। और इसके अलावा हमने Yes, sir. आईडीई भी पढ़ा था। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था, कि जिसमें एडिटिंग, कंपाइलिंग, रनिंग, डिबगिंग, ये सारी चीजें एक जगह इकट्ठी हो जाएं तो उसको हम कहते हैं आईडीई। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास एक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये अब हम देखने लगे हैं। ठीक है ना। देखो, ये आपके पास स्ट्रक्चर है। ये बेसिक इसके पॉइंट्स हैं जो आपने नोट करने हैं। पहला पॉइंट क्या है? कमांड लाइन, यानी इस कमेंट लाइन, यानी पहली लाइन पे कमेंट होगा जिसमें जिसको हम लिखते हैं हैश इंक्लूड। ठीक है ना। ये आपके पास बेसिकली क्या होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में आपके पास क्या चीज आ जाती है? मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आ जाता है आपके पास हैश इंक्लूड, आगे स्टूडियो डॉट एच, इस तरह से आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन आपके पास क्या होती है कि आपने कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, यानी कि कोई ऐसी चीज लिखनी हो जो मेन फंक्शन से बाहर हो, तो वो आप यहाँ लिखते हो। फिर मेन फंक्शन आ जाता है। उसमें आपके पास जो मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन हमेशा जो है वो एक करली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और एक करली ब्रैकेट पे एंड होता है। और उस मेन फंक्शन में आपके पास क्या आ जाता है? लोकल वेरिएबल्स आ जाते हैं, स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। तो सारी चीजें आपके पास कहाँ पे आ जाती हैं? मेन फंक्शन के अंदर आ जाती हैं। जो कि मेन फंक्शन आपके पास कहाँ से स्टार्ट होता है? वो एक कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और वो कहाँ पे एंड होता है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास एक स्ट्रक्चर काम करता है, एक सी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर जो है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? Yes, sir. अगर हमने किसी चीज को कमेंट बनाना हो तो हम किस तरह लिखते हैं? स्लैश स्टारिक स्टेरिक। ठीक है, स्लैश स्टेरिक, और उसके बाद जो लाइन भी आपके पास लिखी होगी और उसके एंड पे भी स्टेरिक और स्लैश डालेंगे, तो उससे आपके पास क्या होता है कि एक आपके पास कमेंट बन जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। अच्छा जी, अब आपके पास ग्लोबल डिक्लेरेशन, ये मैं आपको जब प्रोग्राम आएगा तो साथ साथ समझाऊंगा। अब हम डायरेक्ट एक प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, कि कैसे काम करता है। आपकी स्क्रीन पे पहला कोड लिखा हुआ है। ठीक है ना। ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट सी प्रोग्राम विद रिटर्न स्टेटमेंट। अच्छा, सबसे पहले हैश इंक्लूड आएगा। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच तो आपको हर हाल में लिखना है, कभी भी इसके बगैर आपका कोड नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो हैश इंक्लूड स्टूडियो एच तो आपको हर हाल में लिखना है। इसके बाद इसी तरह हैश इंक्लूड जैसी और एक दो फाइल्स होंगी, वो भी आपको लिखनी होती है। ठीक है।
लेकिन अगर आप कोई बेसिक प्रोग्राम बना रहे हो तो उसमें आप हैश इंक्लूड क्या कहते हैं studio.h भी खाली लिख लोगे तो आपका काम वहां से चल जाएगा। तो अगली चीज आपके पास क्या आ जाती है, वो आ जाती है इंट मेन। तो मेन क्या चीज है आपके पास, इंट मेन मतलब इसमें आपके वाइड लिखते हैं अंदर आप, ये आपके पास मेन फंक्शन है, ठीक है ना। इंट मेन से आपके पास मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो फंक्शन की निशानी क्या होती है, फंक्शन की निशानी ये होती है कि ये शुरू में जो इंट लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं डाटा टाइप। यानी ये डाटा टाइप किस चीज की डाटा टाइप है, ये इस मेन की डाटा टाइप है। और इस फंक्शन का क्या नाम है, इस फंक्शन का नाम है मेन। तो इस फंक्शन का नाम मेन है, उसकी ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं, मतलब खाली। मतलब अगर इधर वॉइड लिखें या ना लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फंक्शन आपके पास किस तरह का होता है, ये फंक्शन होता है। यानी कि मैं अपने नाम से एक फंक्शन लिखना चाहूँ तो मेरे नाम से फंक्शन मैं लिखता हूँ हैदर, हैदर, और मैं इस तरह की ब्रैकेट डाल देता हूँ, तो ये एक फंक्शन बन गया, ठीक है ना। अब मुझे इस फंक्शन की डाटा टाइप बतानी है। डाटा टाइप का क्या मतलब होता है कि मेरे पास कुछ स्पेसिफिक डाटा टाइप्स होती हैं। यानी कि इसका मतलब ये कि इस फंक्शन के अंदर बस इसी तरह के ही जो चीजें उस डाटा टाइप से रिलेटेड चीजें ही यूज होंगी। जैसे इंट होता है, इंट का मतलब क्या होता है, इंटीजर, इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म इंट। यानी इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इंटीजर्स ही आएंगे इसके इस मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन फंक्शन अपने उसकी एक डाटा टाइप होती है जिसको आप इंट कह देते हो, या फ्लोट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अब देखो मेन इसमें फंक्शन क्या है, वो हैदर है। क्यों हमें लगा फंक्शन है, क्योंकि इसके साथ इस तरह की ब्रैकेट डली हुई है। अब इस ब्रैकेट में वाइड लिखो या ना लिखो बात एक ही होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने इंट लिखा, लेफ्ट साइड पे हमेशा डाटा टाइप लिखी जाती है, फिर फंक्शन का नाम लिखा जाता है। इसके बाद अगली चीज आपके पास क्या आती है, ये करली ब्रैकेट, इस तरह करली ब्रैकेट आ गई। अब इसके अंदर बॉडी आ जाएगी आगे प्रोग्राम की कि इसमें आप कर क्या रहे हो। आगे इस ब्रैकेट को आप यहाँ पे क्लोज करोगे। समझ आ रही है मेरी बात, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला हो, नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर बेटा बॉडी हम खुद लिखेंगे कि वो मतलब आएगी प्रोग्राम से? नहीं नहीं, कोडिंग भी सीखनी पड़ेगी ना थोड़ी बहुत, तो सब चीजें करेंगे आप, हैं भाई। नहीं सर, वो तो बिल्ड इन होती है, ये प्रिंट एफ और इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड, ये सारा पहले से ही होता है ना आईडीज में। लेकिन आपको इसको लिखना तो पड़ेगा ना कोड में। देखो यस। हम हैश इंक्लूड क्यों लिखते हैं, हैश इंक्लूड जब तक नहीं लिखेंगे तो उसको कैसे पता लगेगा कंप्यूटर को कि आप लोग ये वाली फाइल यूज करना चाहते हो। ये बैक एंड पे बिल्ड इन होती है, मतलब इसका इस लाइन को लिखने के बाद इसके जो बैक एंड पे काम हो रहा है वो होता है। समझ रहे हो मेरी बात के नहीं? यस सर। सर हमने सिर्फ लॉजिक डेवलप करनी होती है ना प्रिंट एफ में, जो भी हमने प्रिंट करवाना है। प्रिंट एफ वो होता है कि जो आपने प्रिंट कराना है, स्कैन एफ में वो आता है कि जो आप उसके अगेंस्ट वैल्यू दे रहे हो, ठीक है ना। यस सर। तो यहां तक आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर, आ गया। यस चलो सर आ गए। इस स्ट्रक्चर को जरा गौर से देखो एक दफा, ताकि मैं इसके रिलेटेड आपको एक प्रोग्राम एग्जांपल करके दिखाता हूँ और फिर आपको समझ आए जरा। पूरे स्ट्रक्चर को गौर से देखो। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। तो जो ये हैश इंक्लूड studio.h है, ये आपके पास क्या होती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसका मतलब ये होता है कि पहले से प्रोसेस हुई हुई डायरेक्टरीज हैं, पहले से प्रोसेस हुई हुई चीजें हैं, बस जस्ट आप इसका नाम लिखोगे तो ये यहाँ पे कॉल हो जाएगी और इससे रिलेटेड काम परफॉर्म हो जाएगा। अब स्टूडियो का मतलब क्या होता है, स्टूडियो का मतलब ये होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। क्या मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट। इनपुट आउटपुट। क्योंकि बेसिकली हमने प्रोग्राम के अंदर करना क्या है, हमने प्रोग्राम के अंदर जो है वो हमने बेसिक इनपुट और आउटपुट से खेलना है ना। यानी हमें कोई इनपुट कंप्यूटर से मिलेगी, उसको प्रोसेस करके आउटपुट में देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। क्लियर है यहाँ तक बात? जी यस सर। सर। ठीक है।
अच्छा, अब इसके बाद आपके पास अगली चीज क्या आ जाती है? अगली चीज आपके पास ये आ जाती है कि अब हमने इस प्रोग्राम को चला के देखना है। अच्छा, सबसे पहले एक और चीज देख लो, ये रिटर्न जीरो क्या चीज होती है। बेसिकली रिटर्न जीरो का मतलब ये होता है कि आप एंड पे, जब आपका प्रोग्राम एंड होता है, तो ये जो फंक्शन है आपके पास, क्योंकि इसकी टाइप आपके पास देखो इंट है, इंटीजर टाइप है, तो ये आखिर में कोई ना कोई इंटीजर आपसे लेगा वापसी पे, ठीक है ना, यानी कि एज ए इनपुट के तौर पे ये आपसे कोई ना कोई इंटीजर लेगा। तो हमें इसको वापसी रिटर्न कराना होगा। जब हम प्रोग्राम पे सारी चीजें लिख लेंगे तो हमें एंड पे एक कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू इसको देनी पड़ेगी। इंटीजर वैल्यू में मैं इसको 0 दे देता हूँ, यानी इसका मतलब कुछ भी नहीं, कोई वैल्यू नहीं, ठीक है ना। 0 वैल्यू मैं इसको दे देता हूँ, तो ये आपके पास चली जाती है ताकि ये प्रोग्राम आपके पास सही तरीके से एंड हो जाए, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोग्राम यहाँ से लेके इस जगह से, एक मिनट सॉरी, ये मैं बताना चाह रहा था, ये प्रोग्राम आपका यहाँ से लेके यहाँ तक मौजूद है, ठीक है ना। इतना आपके पास ये सी का प्रोग्राम है, ठीक है। और अब आपके पास ये जो है, ये इसकी आउटपुट आ रही है, यानी कि जो आपने इस प्रोग्राम के बाद आपके आउटपुट आई है वो ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास सी प्रोग्राम का, कि आप एक बेसिक प्रोग्राम जो है वो कैसे लिखोगे सी पे। अब इसके अंदर हमने करा किया है, हमने इसके अंदर ये बेसिकली हमने कंप्यूटर से ये प्रिंट करवाया है कि कंप्यूटर भाई तुम लिखो वेलकम टू दी सी प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। सर अगर हम रिटर्न जीरो की जगह कोई और नंबर 1 2 3 कुछ भी कर लें तो प्रोग्राम पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? क्या क्या कह रहे हो, सवाल दोबारा रिपीट करना। मतलब कि सर अगर हम रिटर्न जीरो है अभी, तो अगर हम कुछ और नंबर लिखें 1 लिखें या कुछ भी, तो प्रोग्राम पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? वो तो आउटपुट हाँ वेलकम देखो, ही, वेलकम नहीं टू नहीं, द वो सी जो उसको भी हम वन अंदर वन करेंगे। हमने देखो, वन रिटर्न हमें 0 इसलिए करा रहे हैं कि कुछ भी वैल्यू नहीं, 0, ठीक है ना। अगर हम 1 रिटर्न कर देंगे तो 1 प्रिंट हो जाएगा। 0 का मतलब है कि कुछ भी प्रिंट ना हो, प्रोग्राम एंड हो जाए, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसलिए ऐसी वैल्यू प्रिंट करानी है जिसकी कोई वैल्यू ना हो, तो वो तो सिर्फ 0 है। अच्छा, तो अब आपके पास अगली चीज क्या है कि हम इस कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको चला के देखते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर पे चला के देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेता हूँ आपके पास, ताकि आपको ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए इस चीज का। मेरे पास सॉफ्टवेयर कौन सा है, डेफ सी प्लस प्लस, ठीक है ना। ये अब आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, इसको गूगल पे जाके जस्ट आप लिखोगे डेफ सी प्लस प्लस, वहां पे जाके आपके पास लिंक ओपन होगा, पहला लिंक ही होगा, और आपने इसको डाउनलोड कर लेना। मैं दिखाता हूँ आपको डाउनलोड कैसे करना है। ये देखो, अब आपके पास ये, मैं पहले एक दो सारा अपना मिटा देता हूँ यहाँ से टेक्स्ट वगैरह। ये देखो आप, ठीक है जी। अब आप देखना इसको कैसे यहाँ से डाउनलोड करना है। आप गूगल पे गए, गूगल पे जाके आपने वहां से आपने लिखा सर डेफ सी प्लस प्लस। सर अगर हम जी जी पूछें। अच्छा एनीवेज, ठीक है। अब ये आप, मैंने यहाँ पे लिखा डेफ सी प्लस प्लस। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये सी प्रोग्राम के बारे में भी, सी प्रोग्राम से भी चलाता है चीजें, और सी प्लस प्लस की कोडिंग को भी चलाता है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि यहाँ गूगल पे जस्ट लिखना है डेफ सी प्लस प्लस। तो आपके पास ये पहला लिंक आ गया, आपने इस पहला लिंक पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके इस डाउनलोड को प्रेस कर दिया। मैंने डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है, मेरे पास यहाँ डाउनलोड हो गया। अब आपने इसको इंस्टॉल करना है। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये यहाँ पे आपके पास ऐसी विंडो आ जाएगी, ठीक है ना। आपके पास, मैंने इंस्टॉल भी इसको किया हुआ है। अब वो कह रहा है कि पहले प्रोग्राम की कॉन्फ़िगरेशन कैसी करनी है, उस तरह होनी चाहिए, तो वो ऐसे आपके पास हुई हुई है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये आपको चलाएगा सी आउट और सी इन में। हम एक और काम भी कर सकते हैं, हम ऑनलाइन भी अपने कोड को चला सकते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन चलाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे ऑनलाइन,
ये मैं बेसिक चीजें बता, ऑनलाइन सी प्रोग्रामिंग, ठीक है जी, सी प्रोग्रामिंग। तो ये हम कैसे सर हमारे हम कोई और कंपाइलर भी तो डाउनलोड कर सकते हैं। सर मैंने कोड ब्लॉक किया हुआ है। कोड ब्लॉक ही करें आप, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये आपको मैं कौन सा कंपाइलर करना है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी जस्ट मैं आपको एक प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि ये मेरे पास एक कंपाइलर ओपन हो चुका है, आपको इस टाइम नजर आ रहा है कि नहीं, नजर आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। समझो ये आपके पास कंपाइलर है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखा और इसके अंदर मेन प्रोग्राम बनाया, और उस मेन प्रोग्राम में मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट एफ लिखा और अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा, और हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद मैंने उसको एक रिटर्न 0 करा दिया, ठीक है ना। तो अब इसमें मेरे पास ये चीज किस तरह से चलेगी, मैं इसको चला के देखता हूँ। मैं तो जस्ट पहले जाऊंगा, सबसे पहले इसको यहाँ से करूंगा कंपाइल, ठीक है ना। अच्छा, कंपाइल की ऑप्शन मेरे पास इधर नहीं आ रही है, तो इसका क्या तरीका है, ब्यूटीफाई ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसको करूंगा रन, ये रन कर रहा है प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। अब मैं इधर लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ। तो कोई बच्चा अपना नाम बताए, वो लिखते हैं माय नेम इज, बताया कोई बच्चा अपना नाम? मुनीबा। मुनीबा। अब कंप्यूटर को मैंने बता दिया कि ये प्रिंट कर दो कि मुनीबा लिखा हुआ आ जाए, माय नेम इज मुनीबा, ठीक है ना। तो ये अब कैसे प्रिंट होगा ये अब हम देखते हैं। मैं इधर से ये रन करता हूँ, ये देखो ये आ गया, माय नेम इज मुनीबा, नजर आ रहा है। यस सर। तो इस तरह ये प्रोग्राम चलता है, ठीक है। अब इसका मतलब रिटर्न 0 का क्या मतलब है कि अब प्रोग्राम फिनिश विद एग्जिट कोड 0, यानी हम 0 दबाएंगे तो प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ये 0 से प्रोग्राम इसका फिनिश हो गया। अच्छा, और एंटर दबा के ये स्क्रीन बंद हो जाएगी, क्लियर है। तो आपको रिटर्न यस 0 सर। का भी मतलब समझ आया, यस सर। क्योंकि वो क्या, अच्छा आप देखो कंप्यूटर किस तरह से प्रोग्रामिंग करता है। सबसे पहले कंप्यूटर के सामने ये कोड आएगा प्रोसेसर पे, वो सबसे पहले 1 बाय 1 चेक करेगा, पहले इसको देखेगा, फिर इसको देखेगा कि कौन सी टाइप आ रही है, यानी मेन फंक्शन किस टाइप का है। उसके बाद पहली ब्रैकेट देखेगा यहाँ से ओपन हो रही है, फिर प्रिंट एफ में चला जाएगा, फिर देखेगा उसको प्रिंट एफ में क्या मिला, फिर इसको वो इसको परफॉर्म करेगा, क्योंकि प्रिंट एफ का क्या मतलब होता है, प्रिंट फंक्शन, मतलब ये भी एक फंक्शन है आपके पास। क्योंकि देखो मैंने क्या बताया आपको फंक्शन की निशानी, कि वो हमेशा फंक्शन कौन होगा कि जिसके इधर उसका नाम लिखा होगा और इस तरह की गोल स्मॉल ब्रैकेट लगी होगी। तो इस तरह की सिचुएशन में कोई भी चीज आपके पास हो तो वो एक फंक्शन होगा। तो प्रिंट एफ आपके पास क्या चीज है, ये आपके पास क्या है, ये एक फंक्शन है। क्लियर है मेरी बात के नहीं? यस सर। तो फंक्शन की निशानी क्या है आपके पास? ब्रैकेट्स में होगा। हाँ, स्मॉल ब्रैकेट में होगा, ठीक है ना, उसके साथ उसका नाम लिखा होगा। तो ये फंक्शन आपके, फंक्शन मुख्तलिफ तरह के होते हैं, बहुत सारे फंक्शन हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, रिटर्न 0 आपके पास क्या कर रहा है, रिटर्न 0 जो है आपके पास बेसिकली वैल्यू रिटर्न कर रहा है एट द एंड। मतलब वैल्यू आपके पास कौन सी थी, वैल्यू आपके पास जो है वो आ रही है, जैसे यानी कि कोड एंड होगा तो उसको 0 वैल्यू के साथ वो उसको फिनिश कर देगा, इसका ये मतलब है रिटर्न 0 का, ये समझ लो। अच्छा, अब हम इसमें और थोड़ी चेंजेस करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको और चेंज करने की कोशिश करते हैं। और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। अच्छा जी, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब एक मैं कोड लिखता हूँ, एक ऐसा कोड लिखता हूँ कि जिसके अंदर ये आपसे खुद पूछेगा कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है। आप उसको अपना नाम बताओगे, ठीक है ना। और उसके बदले क्या होगा कि नहीं, आपको सिंपल कर देते हैं सिंपल ये कि ये आपसे कहेगा एंटर दी नंबर, ठीक है ना, कोई नंबर एंटर करो, ठीक है ना। तो हम इसको कोई नंबर एंटर करेंगे, वो नंबर हमें ये डिस्प्ले करके दिखा देगा। क्लियर है मेरी बात, सवाल समझ आ गया मेरा? यस सर। ठीक है ना, हमें लिखा आएगा स्क्रीन के ऊपर कि एंटर दी नंबर, कोई नंबर एंटर करो, हम उसके बदले उसको एक नंबर सर एंटर करेंगे, यानी कि हम खुद एंटर नहीं करेंगे। वो पूछेगा,
कंप्यूटर हमसे पूछेगा कि कहेगा कि हमें खुद कहेगा कंप्यूटर कि एक नंबर एंटर करो, और उसके बाद क्या कहेगा, वो कहेगा फिर हम उस नंबर एंटर करेंगे और वही नंबर हमें वो डिस्प्ले कर देगा। क्लियर है मेरी बात? ओके सर। चलो चेक करते हैं कैसे होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब वेरिएबल हमारा इंटीजर टाइप का होगा क्योंकि हम नंबर की बात कर रहे हैं, तो नंबर हमेशा इंटीजर में ही स्टोर होंगे। वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फर्क होता है जरा सुन लेना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में ही पढ़ाऊंगा। वेरिएबल वो चीज होती है कि एक इंग्लिश का जैसे मतलब कह लो एक वर्ड होता है छोटा सा, कि उस वर्ड के अंदर आप कोई भी चीज स्टोर करा सकते हो, ठीक है ना। यानी कि मैं एक मिसाल ऐसे देता हूँ कि वेरिएबल का मतलब ये होता है एक प्लॉट, यानी आपने एक प्लॉट खरीद लिया, अब प्लॉट पे आप कोई सा भी घर बना सकते हो, ठीक है ना। प्लॉट का स्पेसिफिक साइज होगा ना, उसका कोई नाम होगा, तो उस नाम से आपने एक प्लॉट ले लिया, और प्लॉट लेने के बाद अब आप उसमें कोई चीज भी स्टोर करा सकते हो, लेकिन एक वक्त में उसमें एक ही चीज स्टोर होगी। क्लियर है मेरी बात? तो प्लॉट की टाइप क्या है, इंटीजर है। जैसे हमारे पास प्लॉट होता है 5 मरले का, तो इस वाले प्लॉट जो हम यहाँ पे बना रहे हैं उसकी उसकी आपके पास क्या टाइप है, इंटीजर है। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में ही वैल्यू एंटर करा सकते हो, ठीक है ना। जैसे 5 मरले का घर है तो उसमें आप 5 मरले की चीजें ही लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसकी डाटा टाइप होगी, इसको क्या कहते हैं, डाटा टाइप। अब आपके पास मैं इसमें यहाँ पे लिखता हूँ एक वेरिएबल, लेट से मैं वेरिएबल लिखता हूँ अपने नाम से, हैदर। आप एक लफ्ज भी लिख सकते हो, खाली एच भी लिख सकते हो, ये भी वेरिएबल हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, अब इधर आके मैं एक सेमी कॉलन लगाऊंगा। सेमी कॉलन का ये मतलब होता है कि ये लाइन यहाँ पे खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम अगली लाइन पे जा रहे हैं, ठीक है। जब तक कंप्यूटर यहाँ पे आएगा उसको सेमी कॉलन नहीं मिलेगा तो वो हमें एरर देगा, और वो सेमी कॉलन के बगैर इसको चलाएगा नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि जब मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ लिख दी तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर ने बैक एंड पे अपने मेमोरी के अंदर एच के नाम से एक प्लॉट खरीद लिया। अभी उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की, अभी उस पर कुछ बनाया, लेकिन एक उसने एच के नाम से एक प्लॉट डेडिकेट कर दिया अब अपनी मेमोरी के अंदर, यानी एक मेमोरी में ये सेव कर दिया। कितनी जगह इसके अंदर मौजूद होगी, 1 बाइट की। कितना डाटा इस एच के अंदर आ सकता है, 1 बाइट का डाटा आ सकता है। और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। और एक कैरेक्टर कितने बाइट्स का होता है, 1 बाइट का। तो उसमें हम 1 बाइट का डाटा स्टोर करा सकते हैं। अब क्या होगा, इंट एच लिखा, अब मैं इसमें वैल्यू कहाँ से दिलवाऊंगा, यूजर से दिलवाऊंगा। अब यहाँ लिखा आएगा एंटर नंबर, ठीक है, एंटर नंबर। अच्छा अब देखो एक बात जरूरी, ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगाए हुए हैं ना, ये वाले इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर आप जो मर्जी लिखोगे, जो मर्जी लिखो, वो एज इट इज कंप्यूटर प्रिंट कर देगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अच्छा अब अगली चीज आपके पास क्या है, अब मैं आगे लिखता हूँ स्कैन एफ। अब वो इसमें लिखाएगा कि स्कैन एफ के अंदर योर नंबर, मतलब इस तरह लिखाएगा, योर यू एंटर, इस तरह लिखाएगा, यू एंटर नंबर। अब नंबर के लिए क्या लिख करेंगे, हम इस तरह जाके कॉमा लगाएंगे और लिख देंगे एच। जो वैल्यू एच में होगी वो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो जानी। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? यस सर। चलो अब इसको चला के देखते हैं। सर मतलब हम जो इंट में लिखेंगे वही यहाँ पे योर इंटर नंबर के आगे देखो लिखेंगे। इंट एच लिखा ना, यानी कि इस वाली लाइन का क्या मतलब है कि प्रिंट एफ का मतलब है ये डिस्प्ले लिखाएगा कि एंटर नंबर। अब जो मैं इसके बदले इसमें नंबर एंटर करूंगा वो कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होगा ना, तो वो मेरा एच में स्टोर होगा जाके, ठीक है ना। और डिस्प्ले क्या लिखाएगा, यू एंटर नंबर, और उसमें एच की जगह स्टोर हो जाएगा। जो नंबर यहाँ डालूंगा वो एच में जाके स्टोर हो जाएगा। चलो अब इसको चला के देखते हैं क्या मतलब है इसका। अगर ये रन हो गया तो इसका मतलब है इसमें कोई एरर नहीं है, सही से रन हो गया अगर ये। अच्छा ये अब पूछ रहे हैं हमसे नंबर एंटर करो। मैं इसको नंबर एंटर करता हूँ 5, ठीक है। 1 मिनट, 5 एंटर करेंगे।
ये इधर काम नहीं कर रहा, आई थिंक इसमें इशू होगा, ये फिर हमें सॉफ्टवेयर भी लिखना होगा। चलो पर खैर आपको आइडिया हो गया। ये हमारे पास ये ऑनलाइन जो ये मैंने बनाया हुआ है, ये इस पे वर्किंग सही तरह नहीं कर रहा, तो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में कोड ब्लॉक के ऊपर लिखेंगे और फिर इसको चला के देखेंगे। बहरहाल जो मैंने आपको बताया वो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, बिल्कुल सही है। प्रोग्राम चल गया, इसका मतलब है प्रोग्राम ठीक बनाया हुआ है। अब आगे वो नहीं चल रहा तो उसमें कोई ना कोई एरर है, वो इस वजह से को इस सॉफ्टवेयर का एरर है, ये जो ऑनलाइन हम कर रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर इसका जवाब हमारे सामने मौजूद होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक तुम्हारे लिए अभी काफी है जो चीज हमने यहाँ तक पढ़ी है। ठीक है जी, काफी है। यस सर। सर अभी लेस देन 1 मिनट रह गया, हमने दोबारा रिज्वाइन करनी है। नहीं, आपकी क्लास खत्म हो चुकी है, आपका हम अगली क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन? ओके सर। कोई क्वेश्चन?